बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं एपोप्टोसिस के मैकेनिज़्म की। एपोप्टोसिस के मैकेनिज़्म में बेसिकली दो तरह के पाथवेज आते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। दोनों पाथवे एक पॉइंट पे आके सेम हो जाते हैं और वो होता है कैस्पेज की एक्टिवेशन। दोनों पाथवेज ने मिलके एक ही काम करना होता है और वो करना होता है कैस्पेज की एक्टिवेशन। कैस्पेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि एक एंजाइम था जिसकी एक्टिवेशन होती है और वो फिर डीएनए और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कराता है। ठीक है, तो वो एंजाइम कौन सा होता है? कैस्पेज होता है। अब कैस्पेज इसका नाम क्यों है? एक्चुअली इसका ना कैस्पेज के साथ होते हैं सिस्टीन रेजिड्यूज़ लगे होते हैं। लाइक मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे है, फ़र्ज़ करें ये कैस्पेज है, ठीक है, इस पे ये लगा हुआ है सिस्टीन रेजिड्यू, ठीक है, सिस्टीन लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा? ये तोड़ेगा अमाइनो एसिड कौन से को? एस्पर्टेट को। फ़र्ज़ करो ये प्रोटीन है, इस पे ये हमारे पास यहाँ पे एस्पर्टेट लगा हुआ है, यहाँ पे एस्पर्टेट लगा हुआ है। ये सिस्टीन आएगा, यहाँ से एस्पर्टेट को तोड़ेगा, ये सिस्टीन आएगा, यहाँ पे एस्पर्टेट को तोड़ेगा, तो प्रोटीन कुछ यूँ हो जाएगा, प्रोटीन यूँ, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? कैस्पेज, यानी कि सिस्टीन एस्पर्टेट प्रोटीएजेज। ठीक है, अब दो तरह के पाथवेज होते हैं, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जिसको हम इंट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं, और डेथ रिसेप्टर पाथवे जिसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे से सामने से पता चल रहा है कि भाई बाहर बाहर कोई चीज़ होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रिसेप्टर एक प्रेजेंट होता है जिसको हम TNF रिसेप्टर कहते हैं या फेस रिसेप्टर कहते हैं, CD95। अब इस रिसेप्टर के साथ आके जब इसका लिगेंड बाइंड करता है, जब इस रिसेप्टर के साथ इसका लिगेंड बाइंड करेगा तो इसके अंदर, अब ये तो बाहर है ना, इसके अंदर डेथ डोमेन होती है। ये यहाँ पे अंदर फ़र्ज़ करो यहाँ पे डेथ डोमेन होगी, ठीक है, वो फिर एक चीज़ के अंदर वो फिर आगे एक्टिवेशन करेगा एडाप्टर प्रोटीन। यहाँ पे आगे लगी होती हैं एडाप्टर प्रोटीन्स। ठीक है, ये रिसेप्टर है, ये इसकी डेथ डोमेन है जो अंदर की तरफ है, और ये इसके आगे लगी हुई है एडाप्टर प्रोटीन। जब ये एडाप्टर प्रोटीन की एक्टिवेशन हो जाएगी रिसेप्टर के साथ लिगेंड के बाइंड होने से, तो एडाप्टर प्रोटीन की एक्टिवेशन होगी तो वह कैस्पेज को एक्टिवेट करा देगा। इतनी सी बात हो गई। अब हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? जब भी हमारे पास ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉल हो गया, डीएनए का डैमेज हो गया, ये जैसे मैंने आपको पीछे पैथोलॉजिकल कंडीशन में बताया था कि डीएनए का डैमेज या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, ये जो भी हो जाएगा, ठीक है, उस सब की वजह से हमारे पास एक सेल के अंदर पड़े होते हैं सेंसर, BH3 सेंसर। इनको पता चल जाता है कि भाई बाहर कुछ गलत हुआ है, कुछ उल्टा सीधा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो जब एक्टिवेट होते हैं तो वो ये क्या करते हैं कि वो BCL2 फैमिली के इफेक्टर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर ही, बैक्स और बैक जीन। ठीक है, अब जो बैक और बैक है ये प्रो एपोप्टोटिक जीन होते हैं, जबकि ठीक है जी, मैं आपको बता रही थी कि जो बैक और बैक्स है ये प्रो एपोप्टोटिक जीन होते हैं। ये जो BCL2 और BCLXL है ये हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सेल क्या करते हैं कि नॉर्मली सेल के अंदर ये एंटी एपोप्टोटिक जीन जो होते हैं ये प्रीडोमिनेट होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं, और इन्होंने क्या किया होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास होता है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। ये जो BCL2 और BCLXL है ये इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, यहाँ से कुछ भी रिलीज़ नहीं होने देते, कुछ भी मसला नहीं हो रहा होता। लेकिन जब BH3 सेंसर को पता चलता है कि बाहर कोई हो गया मसला, वो कराता है BCL2 फैमिली के इफेक्टर्स को एक्टिवेट, यानी कि प्रो एपोप्टोटिक जो जीन है ना उनको एक्टिवेट करा देगा। जब प्रो एपोप्टोटिक जीन एक्टिवेट होंगे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वहाँ पर हो जाएंगे छोटे छोटे सुराख, और उन सुराख से निकल आएगा साइटोक्रोम C और बाकी चीज़ें। ठीक है, बाकी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स निकल आएंगे। जब साइटोक्रोम C निकलेगा तो वो करा देगा कैस्पेज की एक्टिवेशन। अब देखें, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है इसने भी एट द एंड आके कैस्पेज की एक्टिवेशन की है, ये जो डेथ रिसेप्टर पाथवे है इसने भी एट द एंड आके कैस्पेज की एक्टिवेशन की है। अच्छा, एक बात याद रखना छोटी सी बात की, जो साइटोक्रोम C है ना वो कैस्पेज 9 की एक्टिवेशन कराता है, और जो डेथ रिसेप्टर पाथवे ये कैस्पेज 8 की एक्टिवेशन कराते हैं। ठीक है, होती है एक्टिवेशन कैस्पेज की, और कैस्पेज ने आगे वही काम करना होता है। कैस्पेज ने आगे करानी होती है एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन। एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन करा देता है। न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद ये प्रोटीन्स और साइटोस्केलेटन वगैरह की ब्रेकडाउन करा देता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ये देखिए, ये जो मैंने आपको एपोप्टोटिक बॉडी का बताया था कि ये हमारे पास बन जाती है एपोप्टोटिक बॉडी। सेल मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग ऑफ होती है और इसके अंदर जितने भी टूटे फूटे मटेरियल थे सारे आगे और वो निकल के बाहर। अब इसकी फैगोसाइटोसिस कैसे होगी मैं अब आपको वो बताती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडी है ना ये ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करेगी, ईट मी सिग्नल, ये कहेगी फेगोसाइट को कि आके मुझे खाओ। अब ये कैसे करेगी? इसके अंदर जो नॉर्मल हमारे पास जो मेम्ब्रेन में होती है ना, मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना उसकी अल्ट्रेशन होती है। फॉस्फेटिडाइल सीरीन नॉर्मल जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर की तरफ होता है, लेकिन जो एपोप्टोटिक बॉडी है ना उसमें फॉस्फेटिडाइल सीरीन बाहर की तरफ आ जाता है, तो वो सिग्नल देते हैं फेगोसाइट को कि आके मुझे खाओ।
उसके बाद ये क्या करती है कि इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स की अल्ट्रेशन हो जाती हैं और उनकी वजह से भी फेगोसाइट को पता चल जाता है कि भाई ये कोई बाहर की चीज़ है अपोप्टोटिक बॉडी, और वो आके इसकी फेगोसाइटोसिस कर देता है और इसको क्लियर कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये सारा हमारे पास अपोप्टोसिस का था।